रामू जब उस चमकती हुई टोकरी को लेकर घर पहुंचा तो रात काफ़ी हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। बस कहीं कहीं दियों की मध्यम रोशनी दिख रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसके कदम भारी थे क्योंकि कंधों पर सिर्फ टोकरी का वजन नहीं था, बल्कि एक अनजाने डर और उम्मीद का बोझ भी था। घर के आंगन में कदम रखते ही सुमन ने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर रोज़ की तरह चिंता थी, क्योंकि वह जानती थी कि देर से लौटने का मतलब या तो ज़्यादा मेहनत या फिर कोई मुसीबत। रामू ने बिना कुछ बोले टोकरी नीचे रख दी और थककर चौकी पर बैठ गया। मोनू और माया भी पास आ गए और मासूमियत से पूछने लगे कि आज जंगल में क्या हुआ। रामू ने एक पल को सोचा कि क्या वह सच बता पाएगा या लोग उसे पागल समझेंगे, लेकिन सुमन की आंखों में झांकते ही उसे हिम्मत मिली। उसने गहरी सांस ली और जंगल से लेकर गुफा तक की सारी बात विस्तार से बता दी, जिनका प्रकट होना, उसकी चेतावनी और टोकरी का रहस्य। सब कुछ सुनते सुनते सुमन का चेहरा बदलता गया, कभी डर, कभी आश्चर्य और कभी उम्मीद। एक पल को तो उसे भी लगा कि शायद यह थकान की वजह से रामू का भ्रम हो, लेकिन जब टोकरी से हल्की हल्की रोशनी निकलती दिखाई दी तो वह भी सन्न रह गई। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बच्चे सहमे हुए थे और सुमन रामू की ओर देख रही थी, मानो उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रही हो कि अब क्या किया जाए। रामू ने धीमी आवाज़ में कहा कि जिनने साफ चेतावनी दी थी कि लालच नहीं करना है, सिर्फ वही डालना है जिसकी सच में ज़रूरत हो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। सुमन ने उसे समझाया कि जिंदगी ने उन्हें बहुत बार ठगा है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। दोनों देर रात तक बैठे रहे, अपनी हालत पर बात करते रहे। सेठ लालचंद की बेईमानी, बच्चों की पढ़ाई, घर का टूटा छप्पर, आने वाले दिनों का डर, सब कुछ जैसे उस आंगन में खुलकर रख दिया गया हो। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले इस टोकरी की सच्चाई को परखना ज़रूरी है, और वह भी किसी ऐसे सामान से जो ज़रूरी हो लेकिन नुकसानदेह न हो। अगले दिन सुबह होते ही रामू एक छोटा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया। वही चंदन जिसे बाजार में अच्छी कीमत मिलती थी, लेकिन जो वह अक्सर सेठ को सस्ते में देने को मजबूर होता था। सुमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बच्चों को अंदर भेज दिया गया और आंगन में सिर्फ रामू, सुमन और वह टोकरी रह गई। रामू ने कांपते हाथों से लकड़ी का टुकड़ा टोकरी में रखा और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। दोनों की सांसें अटकी हुई थीं। तभी अचानक टोकरी से तेज रोशनी फूटी और देखते ही देखते वह छोटा सा टुकड़ा कई लकड़ियों में बदलने लगा। एक के बाद एक इतनी की टोकरी भर गई और लकड़ियां बाहर गिरने लगीं। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे, डर के नहीं बल्कि उस राहत के जो सालों बाद मिली थी। रामू कुछ देर तक बस उन्हें देखता रहा, मानो यकीन ही न हो रहा हो कि यह सच है। लेकिन खुशी के साथ साथ उसके दिल में एक और डर भी था। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो क्या होगा? क्या लोग इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहेंगे? क्या सेठ लालचंद इसे छीनने की कोशिश करेगा? उसी रात रामू ने फैसला किया कि वह इस टोकरी का इस्तेमाल चुपचाप करेगा, बिना दिखावे के। अगली सुबह वह थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर पहली बार पूरे पैसे अपने हाथ में लिए। बिना किसी कटौती के वह पैसे घर लाया तो सुमन ने भगवान का नाम लिया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन रामू जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जहाँ मेहनत का फल मिलने लगता है वहाँ लोगों की नज़र भी लगने लगती है। और उसे यह समझ आ गया था कि यह टोकरी जितनी उसकी मदद कर सकती है, उतनी ही बड़ी मुसीबत भी बन सकती है अगर उसने ज़रा सी भी चूक की। इसलिए उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी करेगा जो उसकी तरह सालों से शोषण झेलते आए हैं। और यही सोच उसकी किस्मत को एक नए रास्ते पर ले जाने वाली थी। रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन यह बदलाव उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिख रहा था, क्योंकि जैसे जैसे उसके घर में थोड़ी स्थिरता आने लगी, वैसे वैसे गांव की नज़रों में भी फ़र्क दिखने लगा। पहले जो लोग रामू को बेबस किसान समझकर अनदेखा कर देते थे, अब वही लोग उसके पास रुककर हालचाल पूछने लगे। कोई उसके कपड़ों में आए बदलाव को नोटिस कर रहा था तो कोई बच्चों के स्कूल जाने की बातों पर कान खड़े कर रहा था। रामू भीतर ही भीतर समझ रहा था कि यह बदलाव जितना सुख दे रहा है उतना ही खतरा भी पैदा कर रहा है। इसलिए उसने टोकरी का इस्तेमाल बेहद सीमित कर दिया।
कभी लकड़ी, कभी अनाज, कभी थोड़ा सा घी, बस उतना ही जितना घर चलाने के लिए ज़रूरी हो। लेकिन किस्मत कब किसी को चैन से बैठने देती है। सेठ लालचंद को जब यह खबर मिली कि रामू अब मंडी में सीधे माल बेच रहा है और उधार मांगने नहीं आ रहा, तो उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने अपने आदमी रामदीन को रामू पर नज़र रखने भेज दिया। रामदीन ने कई दिनों तक देखा कि रामू जंगल की तरफ जाता है, देर से लौटता है और फिर कुछ ही दिनों में उसका माल दोगुना हो जाता है। ये बात सेठ के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उधर रामू के मन में भी एक और सवाल लगातार घूम रहा था कि जिन ने उसे यह ताकत क्यों दी और इसकी असली कीमत क्या होगी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में देखा था कि बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता। इसी उधेड़बुन में एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जैसी सालों से नहीं हुई थी। खेतों में पानी भरने लगा, कच्चे घर गिरने लगे, लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। रामू भी अपने खेत की तरफ दौड़ा, लेकिन हालात देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी, वही फसल जिससे उसे उम्मीद थी कि इस बार हालात पूरी तरह बदलेंगे। उस पल उसके हाथ कांपने लगे और दिमाग में वही पुराना डर लौट आया कि शायद किस्मत फिर से खेल कर रही है। लेकिन तभी उसे टोकरी की याद आई। पहली बार उसके मन में आया कि क्यों न वह इस ताकत का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करे, क्यों न वह पूरी फसल ही टोकरी में डाल दे और अपनी सारी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। लेकिन उसी पल जिनकी चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी कि लालच इस ताकत को अभिशाप बना देगा, रामू खेत की मेड़ पर बैठ गया। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। तभी उसे गांव के बच्चों की चीखें सुनाई दी। कुछ घर पूरी तरह ढह चुके थे, लोग खुले आसमान के नीचे आ गए थे। उस पल रामू के अंदर कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि अगर यह ताकत उसके पास आई है तो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, टोकरी उठाई और गांव के चौपाल की तरफ चला गया। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने टोकरी में पहले सूखा अनाज डाला और देखते ही देखते अनाज का ढेर लग गया। फिर कंबल, फिर दवाइयाँ, फिर बच्चों के लिए दूध। लोग हैरान थे, डर रहे थे, लेकिन ज़रूरत डर से बड़ी थी। धीरे धीरे सबने मदद लेना शुरू किया। उस रात पहली बार रामू ने महसूस किया कि किस्मत को कोसने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका सामना करना। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।